जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर सीरीज। और आज हम लोग दो एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, दोनों हिंदू से हैं। कुछ और भी चीज़ें रहेंगी इसके साथ, और जो भी ये आर्टिकल कवर होंगे ये कॉम्प्रहेंसिवली कवर होंगे। मीन्स जो इश्यूज है वो तो कवर होगा ही, इसके जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी कवर कर लेंगे, और जो अभी डायनेमिक चीज़ें जो आ रही हैं या जो राइटर्स के ओपिनियन है, व्यू हैं, वो क्या होंगे, इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन पूछती है वो कैसे बनेंगी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये हमारे फॉर्मर सेक्रेटरी हैं लोकसभा के, उनके द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल का जो थीम है वो ये है कि जो गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेशन के बीच में जो गवर्नमेंट है, इनके बीच का जो कन्फ्लिक्ट है, उससे रिलेटेड ये बातें इसमें कही गई हैं। देखिए, 10 नवंबर 2023 को एक लैंडमार्क जजमेंट आता है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नर ऑफ पंजाब एंड अनदर का, और जिसमें अपने सीजीआई साहब ने साफ तौर पे कहा कि गवर्नर के पास ये पावर नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेशन असेंबली से कोई बिल आए तो उसे वो रिजेक्ट करे। रिजेक्शन की पावर नहीं है, और रिटर्न कर सकता है, और वह भी एक बार रिटर्न कर सकता है, फिर अगेन वो बिल आता है तो उसे कंसेंट देना पड़ेगा, उसे मानना पड़ेगा, उसका अप्रूवल देना पड़ेगा। ये बात इसमें आर्टिकल 200 को री एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने कही है, क्योंकि आर्टिकल 200 जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ एक दिखता है कि एक एनोनिमस पावर जो है या डिस्क्रिशनरी पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा गवर्नर के पास मिला हुआ है। और जितने राइटर आपको देखने को मिलेंगे, स्टार्टिंग से जो वर्डिक्ट आपको देखने को मिलेगी, वो इसी तरीके की बातें कहती है। क्योंकि सिनेरियो चेंज है, अब हम नेक्स्ट लेवल पे चल रहे हैं, ये डेमोक्रेसी है, अब हम मैच्योर डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में जी रहे हैं, तो यहाँ ये चेंजेस होंगे। यहाँ क्लियरली ये डिफाइन करने की बात की गई है कि गवर्नर भी रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग आते हैं, और गवर्नर को जो गवर्नर की पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना चाहिए, वो भी लॉ बाइंडेड है, तो वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का भी मन माफिक यूज़ नहीं कर सकते, वो अकॉर्डिंग टू सिस्टम चले, ये ज़रूरी है। और इसी बात को ये इसमें बताया गया है। लेकिन इस जजमेंट में 2-3 बातें और भी बताई गई हैं, जो इस आर्टिकल में जो जजमेंट में कमियां एक तरीके से रखी गई हैं। इसमें राइटर ये कहते हैं कि ये बहुत बेहतर होता कि अगर ये जो जजमेंट आया इसमें हम एक लाइन ड्रॉ कर देते कि कब तक वो टाइम लाइन डिफाइन हो जाती कि कितने दिनों के अंदर वो रिटर्न किया जा सकता है, कितने दिनों के अंदर उसको अप्रूव करके दिया जा सकता है, ताकि जो वर्किंग है वो स्मूथ हो सके। इसमें इसको नहीं बताया गया। दूसरा कि वो ये कह रहे हैं कि ये संविधान बचाने का ये जजमेंट है, बड़ा अच्छा है, ये लाइन है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन ऐसी रेडिकल लाइनों को आपको यूज नहीं करना। 2 बातें इसमें और भी बताई गई हैं कि भाई आर्टिकल 200 के पास जो पावर है वो तो है ही, आर्टिकल 213 जो ऑर्डिनेंस देने की बात करता है, तो ऑर्डिनेंस के लिए भी गवर्नर से प्री अप्रूव होना चाहिए, और उसके लिए प्रेसिडेंट का जो कंसेंट है वो लेना होता है, ये बात इसमें कही गई है। तो आर्टिकल 213 जो ऑर्डिनेंस रिलेटेड बातें हैं, यहाँ एक ऐसी गैपिंग है जहाँ गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर यूज करने के बारे में देखा गया। और दूसरा कि आर्टिकल 254 जो कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड बातें हैं, यहाँ भी गवर्नर की सुपरमेसी आ जाएगी, और क्योंकि सेंट्रल और स्टेट दोनों के बारे में बात की, हो सकता है कि कोई ऐसा बिल आए, और ऐसे कई एग्जाम्पल रिसेंटली हुए भी हैं, वहाँ सेंट्रल ने कुछ और पास किया हुआ है, कोई और लॉ है, उसके बियॉन्ड या उसके क्लैसिंग करते हुए कोई और लॉ स्टेट गवर्नमेंट पास कर रही है, ये भी चीज़ें इसमें आई हैं। ये तो बात हो गई पूरी की आपका जो आर्टिकल क्या कह रहा है। इसको थोड़ा सा और ब्रॉडर वे में समझते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक को ऐड करते हुए। देखिए, आज का सीन क्या है, और आज गवर्नर का जो रोल पहले डिफाइन किया गया और आज के रोल में डिफरेंसेस क्या है। पहले जब गवर्नर को बनाया गया तो गवर्नर बेसिकली एक ऐसी पोस्ट है जो पूरी काफ़ी हद तक अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करने के लिए बनी है, क्योंकि वो एक तरीके से एक कोरिलेशन का वर्क करता है, एक बॉन्डिंग का वर्क करता है सेंट्रल और स्टेट के साथ। अब यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एज ए गवर्नर के रूप में एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर लेती हैं, जो लास्ट के 75 ईयर के ट्रेंड हम देखें तो वो अपनी सुपरमेसी को चलाने के लिए गवर्नर के रोल का यूज़ करती हैं। और होना क्या चाहिए था, अगर यूपीएससी आपसे पूछे तो गवर्नर की पावर ऐसी होनी चाहिए कि गवर्नर अपनी पावर का यूज़ तो करे, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ करे और सिस्टम को स्मूथ चलने दे। ये
ज़रूरत है, ये इंडिया की डिमांड है, ये इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को ये डिस्क्रिशनरी पावर दी गई, लेकिन ये मिसयूज़ हो रहा है। अगर हम इस पावर को पूरी तरीके से हम रिमूव कर दें, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, बहुत अलग अलग लेवल के चैलेंजेस बड़े बड़े आते हैं, और जहाँ कई ऐसे टॉपिक हैं जब स्टेट गवर्नमेंट ने अपने शॉर्ट टाइम पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए लॉन्ग टाइम नेशन के अगेंस्ट में जाके कई एक्टिविटी करी हुई है। कुछ एक केरला के बिल आपको देखने को मिलेंगे, कुछ एक वेस्ट बंगाल के बिल देखने को मिलेंगे, ऐसे और भी स्टेट से आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसी सिचुएशंस में हमको इंटरनल सिक्योरिटी भी मैनेज करनी है, और अपना जो फेडरल सिस्टम है इसको भी बचा के रखना होता है। तो फेडरल सिस्टम के अंदर आपको भी पता है कि जब तक सेंट्रल की सुपरमेसी रहेगी तब तक ही इंडिया सरी की सिचुएशंस में, जो हमारे यहाँ पूरी तरीके से हम तो क्वासी फेडरल के कॉन्सेप्ट में आते हैं, तो हम मैनेज कर पाते हैं। इसी वजह से गवर्नर की जो पावर है वो यहाँ ज़्यादा रहेगी ही रहेगी, और ये ज़्यादा पावर कईयों बार बहुत गलत भी यूज़ की जा रही है। बस इतनी सी बात है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो बिल्कुल आप बताइए कि गवर्नर की जो पावर है वो ठीक दी गई है। पावर कभी ख़राब नहीं होती, पावर को यूज़ करने वाला पर्सन कैसा है, पावर उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो गवर्नर अगर ये समझे कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट नहीं है, जैसे कि तमाम तरीके की जो कमेटियाँ बनाई गई, उसमें सेंट्रल स्टेट रिलेशन से जो कमेटियाँ बनाई गई, ऑलमोस्ट सबने एक बात कही कि गवर्नर को इस तरीके से रखना चाहिए, और गवर्नर को एक स्मूथनेस मेंटेन करने के लिए, सेंट्रल के साथ स्टेट की बॉन्डिंग को बनाने के लिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मेंटेन करने के लिए वर्क करने की ज़रूरत है। नेशनल ग्रोथ में वर्क करने की, नेशनल ग्रोथ के लिए वर्क करने की ज़रूरत है, डेवलपमेंट में वर्क करने की ज़रूरत है, ना कि राइवलरी निकालने के लिए। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। यही पूरी बात थी, इसी में चीज़ें रखी गई है। अब हम देखते हैं कि दूसरा आर्टिकल, देखिए लेजिस्लेटिव डिक्लाइन, ये दूसरा आर्टिकल है। और ये जो आर्टिकल है ये बात करता है कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो एमपीज का जो सस्पेंशन रहा, 94 एमपी को सस्पेंड कर दिया गया। कल की न्यूज़, अब तक ही पिछले 10 साल में जितना हुआ, एक दिन में इतने लोगों का हुआ। सवाल उठता है क्यों? तो इसमें अपोजिशन के रोल को डिफाइन किया गया है। भाई, डेमोक्रेसी का अगर कॉन्सेप्ट आप देखें तो डेमोक्रेसी में आपकी अपोजिशन होगी तभी तो आपको वो कंट्रोल कर पाएगी, और क्रिटिसिज्म सुनने से ही आदमी और अपने आप को रिफॉर्म कर पाता है, नहीं तो डिक्टेटरशिप का कॉन्सेप्ट आता है। यही बात इसमें कही गई कि अपोजिशन अगर है ही नहीं तो लेजिस्लेशन कैसे बेहतर वर्क कर पाएगी। तो लेजिस्लेटिव जो फंक्शन है, डेमोक्रेटिक थॉट है, डेमोक्रेटिक जो इथॉस है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, कई ऐसी कमेटियां हैं जिसमें अपोजिशन के जो एमपी हैं वो उसके पार्ट हैं, वहाँ वो कैसे स्मूथ चल पाएंगी? वहाँ तो रिकॉर्डिंग भी नहीं होती, फिर भी सरकार ऐसी एक्टिविटी क्यों कर रही है? ये सारे सरकार के क्रिटिसिज्म है। सरकार को ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए, थोड़ा डेमोक्रेटिक रिलायबिलिटी को और बढ़ाना चाहिए। लेकिन इससे आगे एक सवाल उठता है कि आखिर ऐसी सिचुएशन आन क्यों पड़ी? तो अपोजिशन का काम है कि सरकार को कंट्रोल रखना, सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क करना, लेकिन तरीके से अगर होगा तो पार्लियामेंट्री बिहेवियर में वो चीज़ें आएंगी और वो बेहतर होंगी। यहाँ जो अपोजिशन है वो कहीं ना कहीं एक निगेटिव रोल में चला जा रहा है, और वो विरोध केवल इसलिए कर रहा है कि हर चीज़ का विरोध करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। जो टॉपिक ऐसे हैं जहाँ विरोध की ज़रूरत है वहाँ करिए, जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है वो कर सकते हैं। खैर, वो पॉलिटिकल चैलेंजेस उनके हैं, वो अलग मुद्दा है। हमें जो समझाना है, समझना है, वो यही है कि जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कैसे स्मूथ चले, कैसे बेहतर चले, इसको लेके। दूसरा, डेमोक्रेसी के अंदर अगर सरकार इस तरीके से बिहेव कर रही है कि अपने लोगों को ही केवल बैठा के, अब जब डिबेट और डिस्कशन ही नहीं हुआ तो डेमोक्रेसी कहाँ रही? और जो एमपीज हैं इनकी अकाउंटेबिलिटी तो जनता के लिए है ना, तो अपोजिशन की भी अकाउंटेबिलिटी जनता के लिए और गवर्नमेंट की भी अकाउंटेबिलिटी जनता के लिए है। तो एक चैलेंज ये भी है कि जब पार्लियामेंटेरियन है ये क्या करते हैं कि ये जाके बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक बिहेव करते हैं। अगर ये पहले अंदर जाके बहुत ज़्यादा स्लोगन करेंगे, शाउटिंग करेंगे, चलने नहीं देंगे, इसको नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर इनको सस्पेंड कर दिया गया तो बाहर तख्ती लेके दौड़ेंगे, हाँ, रोड पे फिर ये हल्ला करेंगे। तो ये क्या करते हैं कि जनता का जो अटेंशन है वो लेते हैं। ऐसा नहीं कि इसको नहीं करना चाहिए, इसको इस वे में करना चाहिए कि अटेंशन से ज़्यादा वर्क हो पाए, जिस चीज़ के लिए आप बने हो वो काम कर पाओ। तो अपोजिशन का जो पॉजिटिव रोल है, क्रिटिसिज्म का जो पॉजिटिव एंगल है, जैसे शैडो कैबिनेट का जो कॉन्सेप्ट आता है, अगर उस वे में हम चल पाए तो ये बात
कही गई। एक बात और इस आर्टिकल में बहुत अच्छी कही गई है कि जो लोग जो पार्लियामेंट के अंदर 4 लोग दाखिल हुए और वो स्मोक गैस और उसका यूज़ करते हैं, इन लोगों के यूएपीए नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यूएपीए तो टेररिस्टों के लिए यूज़ किया जाता है। इनके लिए जो दूसरे लॉ हैं, नॉर्मल लॉ हैं, वो करना चाहिए, अदरवाइज इनकी लाइफ खराब हो जाएगी। और पावर का मतलब इस तरीके से भी नहीं होता कि उसको पूरी तरीके से आप मिसयूज कर लें। अब अपोजिशन और सरकार के बीच का कन्फ्लिक्ट क्या है, तो अपोजिशन ये चाह रही है कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो आके पार्लियामेंट के अंदर इसकी जिम्मेदारी लें और इसका आंसर दें। यही तो बात है। इसमें एक टेक्निकल चैलेंज ये है कि जो ये घटना हुई पार्लियामेंट के अंदर जो अटैक वाली, तो जो स्पेशली लोकसभा के स्पीकर ये कहते हैं कि जो ये लोकसभा के सेक्रेटरी हैं ये उनके अंदर की बात है और उनकी ये जवाबदेही बनती है, ना कि होम मिनिस्टर की। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं और यहाँ जो अपोजिशन एमपी की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं एक निगेटिव नैरेटिव की तरफ सेट की जा रही हैं, निगेटिव नैरेटिव को शो कर रही हैं। तो यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगी तो केवल यही पूछेगी कि किस तरीके से अपोजिशन का जो रोल है वो और बेहतर बनाया जा सके और पार्लियामेंट्री जो प्रोडक्टिविटी है उसको बेहतर बनाया सके, उसकी स्मूथनेस को और मेंटेन किया सके। आई होप आपको पूरी चीज बातें समझ में आई होंगी। ऐसे कंटिन्यू आपको आर्टिकल मिलते रहेंगे। लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसमें पीडीएफ आपको मिलेगी। और भी तमाम जो हमारे कोर्सेज हैं वो कंटिन्यू हैं। अपनी पढ़ाई को स्मूथ रखिए। मिलते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।